आज फिर आपके और हमारे मिलने की वजह ये है, नाम तो सुना ही होगा, फ्री रेडिकल्स। नाम सुना है ना? बहुत ज्यादा यूजफुल टॉपिक ये भी है आपके लिए, क्योंकि रिएक्शन ये भी एक प्रकार का क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब होता है जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो उसमें सबसे पहले आप लेते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, जानते हो आप। तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो बीच में जो बनते हैं लोग, बीच वाला, माध्यमिक यौगिक कहते हैं इनको, माध्यमिक यौगिक, जो बीच वाला बनता है फाइनल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने से पहले जो बीच बनता है उन्हें आप नाम देते हैं माध्यमिक यौगिक, है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट। उसमें से एक एग्जाम्पल है फ्री रेडिकल्स। इसके पहले हम लोगों ने कार्बोकैटायन, कार्बन आयन के बारे में पढ़ रखा है, ठीक। तो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, कब कब ये बनते हैं और इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज के बारे में, और फिर पढ़ेंगे लास्ट में इनकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, ठीक। तो फिलहाल हम लोग आइए इसको डिस्कस करते हैं। तैयार है आप लोग? तो देखिए हम लोग जो है इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं अब। तो फ्री रेडिकल नाम लिखा हुआ है, आप इसमें एक शब्द आएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब होता है कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रहे, एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, दो हो गए तो पेयर्ड, एक रहेगा तो अनपेयर्ड, है ना ऐसे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे इसमें कहा गया है कि वे सभी स्पीशीज जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, उन्हें आप नाम देंगे फ्री रेडिकल्स। इट मीन्स दोज स्पीशीज which have only one unpaired electrons are called free radicals, ठीक। तो यहां पे अब इनके एग्जांपल की बात करें, आप जैसे कोई भी रहे, जैसे आपको दिया गया हो H पे ऐसे बना हो, आप जानते हो H का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1। इसके लास्ट के सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो आएगा, जिसके लास्ट के सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, डॉट से, और एक अनपेयर्ड हो गया, मतलब ये हो गया फ्री रेडिकल। जिसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा उन्हें ही आप नाम देंगे फ्री रेडिकल्स। क्लियर? एक अनपेयर्ड वाला याद रखना इस चीज को, ठीक। जैसे अनपेयर्ड अगर है दो तो डाई रेडिकल्स, तीन अनपेयर्ड है तो ट्राई रेडिकल्स, फोर अनपेयर्ड है तो टेट्रा रेडिकल्स, एक अनपेयर्ड है तो फ्री रेडिकल्स, ठीक। देखिए यहां पे ऐसे ही हो गया हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ऐसे और भी हो सकते हैं, जैसे आपको दिया गया हो CH3, ऐसे डॉट बनाओ यहां पे डॉट, ठीक। डॉट का मतलब समझते हो मतलब क्या है, एक कार्बन के लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं ना, देखो ऐसे 3 हो गए, 4 हो गए। इसके पास 3 H है, एक H को आपने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, एक H को आपने जोड़ दिया इसके साथ, और एक H को आपने जोड़ दिया इनके साथ। अभी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन बच गया है, एक इलेक्ट्रॉन बचने का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर्ड, ये भी क्या हो गया, फ्री रेडिकल, ठीक। ये था हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, और CH3 को आप नाम देते हैं क्या, मिथाइल, ये हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। अब तो नाम रख लोगे मिथाइल फ्री रेडिकल। ऐसे और देख लीजिए, जैसे लिखा हो यहाँ पे CH3 CH2 डॉट ऐसे बना हो, ये हो जाएगा इथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल। अब इसको देखिए जरा, ये लिखा हो CH डॉट, यहाँ CH3 बना हो, या इसको आप लिख सकते हो इसी CH पे, देखिए CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पे CH लिखा हो जाएगा आइसो, क्या है, 3 कार्बन प्रोपाइल बोलते हैं, एक ही कार्बन में 2 CH3 तो नाम है आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल, इसका नाम हो जाएगा। या इसे एक नाम और दे सकते हैं, जिस कार्बन पर अनपेयर्ड है मतलब फ्री रेडिकल बना है वो डायरेक्ट 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो यह हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, ठीक है। नाम लिखेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल फ्री रेडिकल। ये है प्राइमरी, जिस कार्बन पे रेडिकल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट है, प्राइमरी कार्बन हुआ, प्राइमरी कार्बन पे रेडिकल है, इसलिए इसका नाम हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। क्लियर? एक और देख लीजिए, ऐसे बना हो CH3, इस पर अनपेयर्ड हो, यहां देख लीजिए CH3, अब ऐसे देख लीजिए हो, ये है क्या, देखिए
जिस कार्बन पे अनपेयर्ड एक अनपेयर्ड है वो कार्बन डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट है, टर्शियरी फ्री रेडिकल क्या है, 3 डिग्री फ्री रेडिकल। ठीक, और नाम की बात करें तो यह डायरेक्ट 3 कार्बन से कनेक्ट टर्शियरी कार्बन है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। भाई 4 कार्बन ब्यूट और जिसकी वैलेंसी फ्री या जिसपे अनपेयर्ड है टर्शियरी है, तो टर्शियरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल है ना। या आपने पढ़ा होगा जब एक कार्बन पे 3 CH3 आपने देखे होंगे ऐसे कैसे, ये क्या एग्जैक्टली ऐसे है ना, CH3 का होल थ्राइस और 3 ऐसे है। तो जब एक ही कार्बन पे 3 CH3 हो गए तो इनके नाम की शुरुआत आपने नियो से किया होगा, यह नियो ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। ऐसे और भी नाम देख सकते हो आप, दिया गया हो आपको CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर हो अनपेयर्ड, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, एलाइल फ्री रेडिकल। डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड कार्बन, यह कार्बन कैसा डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट अटैच्ड कार्बन एलाइल कार्बन होता है, एलिल बोल सकते हो आप। नाम देखिए ऐसे है, ये हो गया एलिल, और इस पे है तो ये हो गया एलिल फ्री रेडिकल, ऐसे नाम बोल दोगे। ऐसे देखिए यहाँ पे बेंजीन रिंग ऐसे होती है, अगर अल्टरनेट पे पाई बॉन्ड ये होता, तो यहाँ पे बेंजीन जिसे बना दिया हमने, ये एग्जैक्टली है क्या, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे अगर होगा तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा ऐसे। तो जिस कार्बन पे रेडिकल है वो डायरेक्ट इस कार्बन से कनेक्ट है, डबल बॉन्डेड कार्बन, तो ये भी क्या हो गया इस तरह से एलाइल हो गया एलिल, और बेंजीन का एलिल है तो ये हो जाएगा बेंजिल फ्री रेडिकल। इसका नाम क्या है, बेंजिल फ्री रेडिकल। तो ऐसे नाम आप बना सकते हैं, बस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए तो वह हो जाएगा फ्री रेडिकल। क्या, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए तभी ये नाम आएगा फ्री रेडिकल। ये सब कार्बन वाले हो गए, हमने इसे एग्जांपल लिया है, कार्बन केमिस्ट्री पढ़ते तो कार्बन एग्जांपल ज्यादा हो गए। देखिए ऐसे भी है, Cl भी फ्री रेडिकल है। कैसे, आप जानते हो Cl का एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक 17 होता है, एटॉमिक नंबर क्या 17। जब बनाओगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे 7, ये 7 आ गए। देखिए पेयर्ड है, पेयर्ड, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ भी है, यह हो गया क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो ऐसे आगे हम लोग रिएक्शन में और डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं तो यहाँ फोकस्ड होंगे मेनली हम लोग कार्बन की फ्री रेडिकल की केमिस्ट्री पर। ठीक, कार्बन वाली केमिस्ट्री पे हम लोग फोकस्ड होंगे। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, और एक बात और याद रखना बेटा, यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जब इलेक्ट्रॉन एक अनपेयर्ड है इनके पास तो ये सब के सब होंगे पैरामैग्नेटिक। कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। और बेसिक हर बात करें आप इनके, इसके देखिए ऐसे, अगर आप बेसिक बात करें इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो याद रखना बेटा अब क्या है, इनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेगा, खास बात ये हो जाएगी। ठीक, दूसरी बात, ये सब के सब होते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक भाई जान है ना, का मतलब क्या होता है, ऐसे सभी सब्सटेंस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या मैग्नेटिक लाइन से अट्रैक्शन महसूस करते हैं, उन्हें आप नाम देते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो नाम तो पढ़ा ही होगा उन्हें, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। जिनके पास अनपेयर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक, और जिनके पास अनपेयर्ड नहीं होते, मतलब सब पेयर्ड होते हैं, वो डायमैग्नेटिक, है ना। और अभी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में कि ये सब के सब देखिए क्या है, ये सब के सब इलेक्ट्रॉन की कमी वाले भी होते हैं। देखिए क्या हो, जैसे यहाँ दिया गया आपको CH3, ये दिया गया है, इसको समझो पहले आप, ये 3 H के साथ ऐसे कनेक्ट है ना, ऐसे देखिए 3 H के साथ कनेक्ट यहाँ पर है, 3 बॉन्ड बने हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 4 6 एक 7 साथ ही तो हो पा रहा है यहाँ पे, अस्टक यानी ऑक्टेट करना इनका टारगेट है। तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और जब 8 से कम इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे लोग, इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी महसूस करेंगे तो ये हो जाएंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला हो जाएंगे। जब इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन को चाहेंगे, और जो लोग इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं उन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। तो सब के सब इलेक्ट्रोफाइल रेडिकल्स क्या होते हैं,
इलेक्ट्रोफिलिक नेचर वाले होते हैं। ठीक, अभी आगे हम लोग पढ़ते हैं कब कब ये लोग बनते हैं, किस किस रिएक्शन में बनते हैं, ठीक है, और कब बनेंगे लोग बेसिकली। आइए पहले हम लोग इनके शेप को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आइए, शेप को डिस्कस करते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल के शेप के बारे में। ठीक, तो बेटे यहाँ पे दो तरह की केस मिलती है। सबसे पहले केस तो मिलती है इस तरह की आपको, जैसे CH3 रेडिकल दिया गया है, आपको इसका शेप निकालना अगर, तो शेप निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होता है आपको हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, इसको निकालना है अगर आपको, तो सबसे पहले निकालते हो आप नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या लिखते हो आप लोग, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, करते हो, है ना। जब इसके नंबर आते हैं 4 आ जाएंगे तो आप लिखते हो sp3, जब आ जाएगा 4 तो आप लिखेंगे क्या, sp3 लिखते हो आप, 3 आता है तो आप sp2 लिखते हैं, और 2 आता है तो इसे आप sp लिख देते हो, याद है ना। देख लीजिए 4 आएगा अगर इसके नंबर सिग्मा प्लस लोन पेयर, 4 मतलब 1s3p, 4 sp3 हो गया। अगर 3 आता है तो 1s2p यानी sp2 हो गया, 2 ऑर्बिटल है तो 1s1p, आप ऐसे निकालते हो। तो सबसे पहले सिग्मा और लोन पेयर आप पे पहुंचना होता है। यहाँ पे कार्बन, कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 4, एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो एक एच इसके साथ कनेक्ट है, एक एच यहाँ कनेक्ट है, और एक एच यहाँ कनेक्ट है। तो एक सिग्मा, दो एटम के बीच में सिग्मा एक बनता, आपने पढ़ा ही है, तो एक सिग्मा यहाँ पर है, यानी अगर आपको निकालना पड़े हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तो एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, है ना। ये हो गया 3 सिग्मा, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो अनपेयर्ड हमें लोन पेयर चाहिए था, या अनपेयर्ड है तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 3 का मतलब हो जाता है sp2। चलिए मिथाइल फ्री रेडिकल का होता है हाइब्रिडाइजेशन sp2, और sp2 पे जो शेप बनता है उसका नाम क्या है, हाँ ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बनता है इसका नाम, इस पे जो शेप बनेगा उस शेप का आप नाम दोगे ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं इसको। ठीक, अब ये कैसे बनता होगा, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो ट्राइगोनल प्लेनर शेप को, जानते हो आप लोग ना। देखिए यहाँ पे ऐसे 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स अपने आप को एक ही प्लेन में ऐसे अरेंज करते हैं, देखिए एक ही प्लेन में, ये इसका एग्जैक्ट शेप देखिए, है ना, एक ही प्लेन में तीनों होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर बनाना चाहें, और हमने आपको बता रखा है पहले ही, कैसे देखिए दिखाते बना के आपको हम, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप बेटा ऐसे होता है, एक और लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का शेप होता है, ये है क्या है, हाँ शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp2 का मतलब यहाँ 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो अगर आप इसको यहाँ बनाना चाहो, जैसे पॉइंट हो गया है ना, तो एक ऑर्बिटल दिखा ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, एक ऑर्बिटल आप यहाँ दिखा दीजिएगा, और एक ऑर्बिटल आपने यहाँ दिखा दिया, सपोज ऐसा कर दिया आपने। ठीक, तो हम इस लूप को बनाएंगे, देखिए एक ऑर्बिटल को हमने ऐसे कर दिया, एक ऑर्बिटल इसका छोटा लोब यहाँ पे कर दिया, एक ऑर्बिटल यहाँ पर इसका छोटा लोब यहाँ कर दिया हमने, एक ऑर्बिटल यहाँ पर इसका लोब यहाँ कर दिया। ठीक, ये तीनों हुए बन गए, देखिए यहाँ पे। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटे, ये भी क्या है, इसका नाम भी है sp2, इसका नाम भी sp2 है, ये भी sp2 ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 ऑर्बिटल है। ठीक, और आप जानते होंगे इसका प्लेन देखिए एक ही होता है, ये प्लेन इनका एक है। ठीक, अब जब प्लेन इनका सेम है तो इसके परपेंडिकुलर देखिए ऐसे एक हो सकते हो, ऐसे देखिए इसके परपेंडिकुलर यहां पर ऑर्बिटल आप ऐसे बनाइएगा, ये इसके परपेंडिकुलर प्योर पी ऑर्बिटल है। ये कौन है, प्योर पी ऑर्बिटल होता है। अब देखिए ये प्योर पी, हाँ हटा देते हैं, समझ गए ना आप, ये प्योर पी ऑर्बिटल ऐसे है। ठीक, तो अब यहाँ पे जो है इसी के पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसी में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पे है, ए बी sp2 ए बी sp2 sp2। अब इसके परपेंडिकुलर देखिए हमने दिखाया था अभी आपको, ये तीनों हो गए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसी के परपेंडिकुलर एक पी का शेप डबल डंबल होता है ना, ऐसे डंबल के आकार डंबल होता है, पी का शेप कैसा होता है डंबल,
जब तो एक लोब इधर होगा, एक लोब इधर, मतलब एक ऊपर और एक नीचे। ये पी ऑर्बिटल प्योर रह जाता है, क्योंकि अब पी की संख्या 3 होती है, जानते हो ना आप लोग। 2 पी तो हाइब्रिडाइज है, एक पी बचा होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। यही है ट्राइगोनल प्लेनर शेप। बात समझ आ रही है ना, समझ जाओगे आप। हाँ, अब देखो यहाँ पे इसके पास कितने एच है, 3 एच है, और एच मतलब एक इलेक्ट्रॉन, एक मतलब 1s1, तो इसके पास एक ही ऑर्बिटल है। तो आप एक यहां दिखा दीजिएगा, यह एक एच हो गया, यानी यहां दिखा जैसे, यह एक एच यहां हो गया, एक एच यहां दिखा दीजिएगा आप, दिखा ऐसे ऐसे, एक एच आप यहां दिखा दीजिएगा, देखिए ऐसे ऐसे हो गया। यही है इसका शेप, किसका, CH3 का नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। कोई डाउट है, पहचान जाओगे अब। हाँ, अब बेटा देखो ये तो हो गया CH3 के लिए। अब यहाँ पे एक चीज आपको परेशान कर सकती है, जैसे दिया गया हो CF3 दिया गया हो, इसका शेप जब आपसे पूछता है तो क्या सोचेंगे। खास बात यह है बेटा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है sp3, यहाँ पे आ जाता है। एक खास बात इसकी यही है, ये है इसका हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, आप सोच रहे होंगे, देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन 3 ही होने चाहिए ना, ऐसे 3 4 हो गए, एक एफ इसके साथ, एक एफ इसके साथ, और एक एफ इसके साथ। तो यहाँ पर हम लोग sp3 क्यों लिखते हैं, और ये शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल, या केवल पिरामिडल लिखा रहता है, ट्राइगोनल पिरामिडल ऐसे। देखिए यही CH3 बेटा यहाँ पर है, तो ये होगा ट्राइगोनल प्लेनर। और जब CF3 है, फ्लोरीन आ गया, कोई हेलोजन से आता है तो शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। ये भी सवाल आपसे पूछता है। अब इसकी वजह क्या हो सकती है, जानना चाहिए ना। तो इसकी एग्जैक्ट जो वजह पाई गई है कि ऐसा क्यों, दरअसल जो आप जब पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, अगर ना पढ़े तो आप देख लीजिए, जहां पे हमने इस लेक्चर को लिया हुआ है वहां पे इस सब टॉपिक हमने कवर किया है, क्यों ऐसा करते हैं भाई। जो यहाँ पे ये बात डिस्कस करेंगे फिर अब आपने, जैसे जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये रियल में कंपाउंड के शेप को बताने के लिए, उसके शेप का एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन करने के लिए, शेप कैसे बनता है, शेप को बताने के लिए इस टॉपिक को बनाया गया है। ठीक, तो इसका शेप जब पाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, एक्सरे एनालिसिस से जब इसका शेप पाया गया ट्राइगोनल प्लेनर, समझ लिया गया कि यहाँ पे अनपेयर्ड शेप के डिटर्मिनेशन में, शेप के बनने में कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है, कोई भूमिका अदा नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड को नहीं काउंट किया गया हाइब्रिडाइजेशन में। जब CF3 के बारे में पढ़ा गया तो CF3 में इसने शेप को डिसाइड करने में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, इसलिए इसको लोन पेयर की तरह कर दिया गया कंसीडर। ठीक, अब क्यों ऐसा किया इसने, यहाँ पे क्यों शेप के बनने में इसने महत्वपूर्ण रोल प्ले कर दिया, इसको समझना है आपको। देखो पहले हम एक चीज समझो, पहले भाई जब निकालते हो आप, ये कैसे करते हो, ऐसे करते हो ना, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल करते हो, नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो सिग्मा तो 3 यहां भी है, 1 2 3, ये 3 सिग्मा हो गए। इस अनपेयर्ड को लोन पेयर की तरह यहां किया गया है कंसीडर, तब तो होगा 4 और आप लिखोगे sp3। तो अब ये खास बात यहाँ की यही है कि इस अनपेयर्ड को यहाँ पे क्यों शामिल किया, यह अनपेयर्ड को लोन पेयर क्यों मान लिया गया, जो ये अनपेयर्ड यहाँ पे है, इस अनपेयर्ड को एक लोन पेयर क्यों मान लिया गया है। तो ये शेप को कैसे अफेक्ट करता है जानना आपको। एक्चुअली बेटा देखिए यहाँ पे इसके बगल में कौन है, इसके बगल में H है, और जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, H की साइज बहुत छोटी होती है, H के पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। तो जब यह इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइज छोटी है, तो दूरी ज्यादा होती है, और इसकी वजह से यह कोई रिपल्सन एक्सपीरियंस नहीं करता है। मतलब इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से यह H के इलेक्ट्रॉनों में कोई रिपल्सन, कोई प्रतिकर्षण नहीं होता है, कोई लड़ाई नहीं होती है। जब कोई लड़ाई नहीं होती तो यह शेप को प्रभावित नहीं करता है। बट जब बात यहाँ की आती है, देखिए ऐसे, अभी हमने क्या बताया था, यह जो है ट्राइगोनल प्लेनर है, कौन, CH3 ऐसे है, यहाँ पे एक ऑर्बिटल ऐसे है ना, परमाणु, यहाँ P यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, यह H यहाँ पर H यहाँ पर H की साइज छोटी, इनके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, कोई रिपल्सन नहीं, ये खड़ा है ऐसे ही। ठीक है, तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। बट बेटे यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन कौन, F। और अब जानते हैं F एक हेलोजन है, क्या है, हेलोजन।
हेलोजनों के लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 7, 2, 4, 6 और 7 बॉन्ड कर लिया है, 2, 4, 6 और एक 7, 2, 4, 6 और एक 7 ऐसे। तो दरअसल यहां पे क्या होता है कि जब ऐसे शेप बनता है ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिलेटिकल का ऐसे, तो यहां पे होता है कि जो यह इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, 1 2 3 लोन पेयर, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इसे लड़ते हैं। रिपल्सन की वजह से जो है, देखिए ये थोड़ा सा, देखिए रिपल्सन होगा, रिपल्सन की वजह से थोड़ा नीचे झुक जाते हैं लोग। जब इसको रिपेल करेगा, रिपल्सन की वजह से झुक गए, और झुकने का मतलब क्या हो गया? बन गया पिरामिड। क्या बन गया? पिरामिड। और जब बन गया पिरामिड तो नाम हो गया पिरामिडल, और ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ट्रायंगल, तो ट्राइगोनल पिरामिडल। मतलब इस अनपेयर्ड ने इसको रिपेल किया, या ऐसे कहिए भाई ये भी तो रिपेल कर रहे थे, एच के पास कुछ नहीं था, एच ने कोई पंगा नहीं लिया इस अनपेयर्ड से, तो पड़ा है ट्राइगोनल पेनर, बट इन्होंने पंगा लिया, उन्होंने दबा दिया, यह हो गया ऐसे। तो इस अनपेयर्ड ने, जो यहाँ पे अनपेयर्ड है, यह इनके शेप के निर्धारण में मुख्य भूमिका निभा रहा है। इस वजह से उस अनपेयर्ड को हम लोग शेप बनाने में काउंट कर लेते हैं। तो यह एक लोन पेयर की तरह कंसीडर हो गया, यह हो गया sp3। अंतर समझ आया ना? तो यहाँ पे याद रखिएगा, जब यहाँ पे इसके बगल में हेलोजन है, F है, तो यह हो जाएगा sp3, मतलब ट्राइगोनल पिरामिडल। और जब होगा यहाँ पे क्या? cs3, ये हो जाएगा इसका शेप, बोलिए। हाँ, ट्राइगोनल के अनपेयर्ड को नहीं काउंट करते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि ये शेप के निर्धारण में कोई रोल प्ले नहीं करता है। ठीक, CF3 में इस अनपेयर्ड को हम लोग काउंट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो यह हो जाता है sp3, क्योंकि यह अनपेयर्ड शेप के निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। याद रहेगा ना? यह इसकी ज्योमेट्री और शेप के बारे में देखा आपने, बहुत अच्छा और आसान भी है, कर सकते हो। ठीक, ज्यादातर यही पूछता है, लेकिन आप लोग इसके बारे में भी याद रखिएगा कि कहां पे इस अनपेयर्ड को लोन पेयर की तरह किया गया था कंसीडर, और क्यों। ठीक, तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, यह फ्री रेडिकल्स कब कब बनते हैं। देखिए, पहचानना है कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स, मतलब फ्री रेडिकल के बनने के तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक, तो आप इसे याद कर लें। देखिए, ऐसे आपने पहले पढ़ा भी हो सकता है कहीं पे, हेल्प और फ्री मेटल्स, अगर ऐसा कहीं पे दिखता है तो समझ जाना वहां पे बनने वाले हैं फ्री रेडिकल्स। हेल्प और क्या याद कर लें, और फ्री मेटल। ये कैसे याद किया जाएगा? जैसे आप आजकल युग है मैसेज का, तो आप जहाँ पे लिखना होता है और, मतलब एंड वाला और, तो वहां पे आप आर लिख के काम चला लेते हो। तो ये हेल्प और फ्री मेटल्स अगर ये कहीं दिया गया है, तो इसका मतलब वहां पे है कि जरूर बनेगा फ्री रेडिकल्स। हेल्प और फ्री मेटल्स अगर हैं तो 100% बनेगा वहां पर फ्री रेडिकल्स। कैसे पहचानेंगे? देखते हैं। ये अगर कहीं पे, सबसे पहले इसको याद रखना, H से अगर किसी रिएक्शन को हीट किया जा रहा है, यहां पे H का मतलब है हीट, H का मतलब है हीट किया जाना। किसी रिएक्शन को मोर देन R इक्वल टू 500 केल्विन पे हीट किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से वहां बनेगा फ्री रेडिकल्स। और यहाँ E का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां भी बनेगा फ्री रेडिकल, है ना। और यहाँ L का मतलब है लाइट, L स्टैंड फॉर लाइट, कोई भी लाइट, ऐसे H न्यू लिखा हो सकता है, चाहे U भी लिखा हो सकता है, लाइट, तो ही बनेगा वहां फ्री रेडिकल्स। और P का मतलब यहां लिख देते हैं, P का मतलब पर ऑक्साइड, वो भी कैसा? ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड, याद रखना, पर ऑक्साइड कैसा हो? ऑर्गेनिक हो, तो वहां भी बनेगा फ्री मेटल्स। पर ऑक्साइड समझते हो ना, अभी दिखाते हैं अलग अलग हम सब। और R का मतलब होता है यहाँ पे ऑलरेडी रेडिकल दिया गया हो, ऑलरेडी आपको फ्री रेडिकल दिया गया हो, तो भी ऐसा होगा। फ्री मेटल का मतलब यहाँ पे जैसे कहीं रिएक्शन में दिया गया हो, Na दिया गया हो, या Mg दिया गया हो, या जिंक दिया गया, ऐसे कुछ कहीं फ्री मेटल्स हो, मतलब वह किसी से कंबाइंड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा बनेगा वहां पर फ्री रेडिकल। सबका मतलब समझ गया ना? यहाँ पे H का मतलब यहाँ पे हीट करने से, किसी रिएक्शन को हीट किया जाए 500 केल्विन
या उससे ज्यादा पर तो बनेगा फ्री रेडिकल। ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एल का मतलब लाइट, पी का मतलब पर ऑक्साइड, वो भी ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड में दिखाते हैं आगे हम सबको अलग अलग। आर का मतलब खुद दिया गया और रेडिकल, और फ्री मेटल मतलब जैसे सोडियम हो, मैग्नीशियम हो, जिंक, इस तरह से लिखा गया है, समझ जाना वहां होने वाला है, बनने वाला है फ्री रेडिकल्स। ठीक है, आज दिखाते हैं सबको अलग अलग एग्जाम्पल के रूप में। सबसे पहले इस पे आते हैं, हीट की बात की जा रही है ना, हीट किया गया किसी रिएक्शन को मोर देन आर इक्वल टू 500 केल्विन पे, इस कंडीशन को देखते हैं ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कंपाउंड या जब आपको ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे समझ जाना कि इस बॉन्ड की होने वाली होमोलिसिस जैसे ए और ए के बीच ऐसे बॉन्ड बना है कहीं पे, ठीक है ऐसे। तो अब यहाँ पे जैसे दोनों अलग भी हो सकते हैं, बस कंडीशन है कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत का डिफरेंस ना हो। तो जब यहाँ पे अगर रिएक्शन को हीट किया गया है मोर देन आर इक्वल टू 500 केल्विन पे, तो कंफर्म समझिए कि यहाँ होने वाली इस बॉन्ड की होमोलिसिस, नाम सुना है ना, होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस। एक होता है होमोलिसिस, लाइसिस बोल सकते हो, और एक होता है क्या, हाँ हेट्रोलाइसिस। इस दोनों लेक्चर हमने बहुत शानदार तरीके से आपको बताया था, अगर नहीं याद तो आप देख लीजिए। यहाँ पे इस दिया गया कहीं पे अगर ए और बी दिया गया है, ठीक है, ये दोनों ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, या अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाए, यानी बी अपना लेके अलग हो जाए, हाफ कर्व्ड एरो बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और यह एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये हो जाएगा ए का इलेक्ट्रॉन आ गया ए के पास और बी का इलेक्ट्रॉन चला गया बी के पास, ये हो गया होमोलिसिस। ऐसे यहां देखिए, अगर जैसे एक्स और वाई दिया गया हो, यहां भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड भी, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ले ले, कोई भी एक, कंडीशन कौन है आप देख लीजिए जाकर। तो x के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ये माइनस हो जाएगा, और y के इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से बॉन्ड का टूटना हेट्रोलिसिस कहलाता है। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक के पास चले जाए, हेट्रोलिसिस, असमान रूप से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा, और बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच बराबर बढ़ जाते हैं, यह हो जाता है होमोलिसिस। ऐसा हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है, अब देख लीजिएगा लेक्चर, आप देख लीजिएगा होमोलिसिस एंड हेट्रोलिसिस बाय एसेंसिंग। तो लेक्चर आप शानदार तरीके से देख सकते हो, कब कब होमोलिसिस होनी है और कब कब होनी है हेट्रोलिसिस। भाई तो यहाँ पे आइए, जैसे यहाँ दिया गया है, अगर रिएक्शन को हीट किया जा रहा है 500 केल्विन या उससे ज्यादा पर, तो समझ जाना कि इस बॉन्ड की होनी है होमोलिसिस, यानी बी अपना लेके चला जाएगा और ए अपना लेके चला जाएगा। तो ए का इलेक्ट्रॉन ए के पास और बी का इलेक्ट्रॉन बी के पास, ये बन गए फ्री रेडिकल्स। ठीक है, और ऐसा कहां कहां पे होगा, हाँ जब पढ़ोगे आप हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। ठीक है, जब यहां पे आप करोगे ये देखिएगा आप लोग, वहां पे चीजें मिलेंगी आपको हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स में। ठीक, रिएक्शन वहीं देखा जाएगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरे में क्या है, दूसरे में ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये टॉपिक आपको बेटा मिलेगा अगर आपने पढ़ा हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहले जो इसकी हीट वाला बोला हमने, हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, जब इसको पढ़ोगे आप, जब एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं आप, एल्केन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहां पे मिलता है एल्केन की प्रॉपर्टीज में, या जब पढ़ते होंगे आप हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन, हेलो एल्केन्स का, एल्केन से हेलो एल्केन्स, तो वहां पर भी ये रिएक्शन आपको मिलती होगी। ठीक, यहां तो हम लोग बस सिंबॉलिक देख रहे हैं ना, कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स, रिएक्शन आप वही देखिएगा। अब आगे देखिए, ई का मतलब यहां पे है इलेक्ट्रिसिटी। इस टॉपिक को आप कहां पढ़ोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, आपको याद होगा एनोड पे, जब वहां पे एक टॉपिक आएगा एट एनोड, तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो वहां पे एनोड पे जो है ये पहुंचा होगा, देखिए CH3 COO-, ये जब पहुंचता है एनोड पर, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो एनायन पहुंचता है एनोड पर। ठीक है, तो आप जानते हैं इसके पास इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के नंबर कितने हो चुके हैं, ऐसे होते हैं भाई, समझो फिर ध्यान से, या एस्टेट कैसे हुआ। आप जानते हैं इसके लास्ट के सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6, तो एक बॉन्ड बना लिया है, अब 5 बचे हैं, इस पर एक माइनस आ जाए तो ये हो जाएगा, देखिए 3 लोन पेयर, यह है एसीटेट आयन, ऐसे कोई भी कार्बोक्सिलेट आयन हो सकता है, फिलहाल ये एसीटेट आयन है। और जब यह एनोड पे पहुंचता है, एनोड पे होता है क्या, एनोड पे होता है बेटा ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, जानते हो ना,
कैथोड पे रिडक्शन, एनोड पे ऑक्सीडेशन। याद आ रहा है कि नहीं? ना याद बेटा याद कर लो। Cr कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होता है। जब कैथोड, ये क्रोमियम है, कैथोड जब रिडक्शन होता है तो ऑक्सीडेशन कहाँ पे होगा? एनोड पे। तो ये दिया गया है, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना होगा, और जब यह अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो कैसे हो जाएंगे? C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर O हो जाएगा, यहाँ पे देखो ऐसे, देखो ऐसे बन गए, और यह अपना इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर दिए, देखो बन गए फ्री रेडिकल। देखिए 2 यहाँ पे एक अनपेयर्ड, और इसके पास एक अनपेयर्ड हो गया, इसका मतलब है क्या हो गया? फ्री रेडिकल। ये बन गया ये फ्री रेडिकल, ये हो गया फ्री रेडिकल। बना कि नहीं बोलो बताओ? इसकी वजह से ये एनोड पे आप पढ़ोगे, और फिर क्या होगा बेटा? देखिए ये जब ये बना होगा कहीं पे, इसके बनने के बाद आप समझो फिर क्या होगा। यहाँ पे एक अनपेयर्ड है, अगर इस बॉन्ड, जो ये बॉन्ड है सी सी के बीच का, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले ले एक, और ये अपना ले ले एक, ठीक? तो इसका अनपेयर्ड, इसका अनपेयर्ड आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, ये बन जाता है CO2। देखो ऐसे, ये हो गया CO2, ठीक है? या इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, CO2 गैस प्लस, और अब इसके पास हो गया CH3 फ्री रेडिकल। देखो ऐसे, यहां तक रिएक्शन ऐसे होती है। ये हो गया, यह आपने पढ़ा होगा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक है इलेक्ट्रोलिसिस, या आप उसे कॉल करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक? नहीं याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में, तो वहां पे रिएक्शन आपने पढ़ा होगा किस तरह से होता है, ठीक? तो जब कहीं पे होगी क्या इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर भी होगी वहां पर भी बनेंगे आपको फ्री रेडिकल्स। देख लो कितना आसान है। हाँ याद रखो। ऐसे अगर देखिए ए पहुंचा है, तो ये ऐसा हो गया, हो सकता है Cl माइनस पहुंचे, Cl माइनस पहुंचे, तब जानते हो Cl के लास्ट के सेल में, पहले रुक जाओगे, Cl माइनस का मतलब समझ पहले, 2 2 4 2 6 और 1 7, Cl हाइड्रोजन 7, एक माइनस आ जाए, ये हो गया 8। ये पहुंचे कहां पर? एनोड पहुंचे हैं। एनोड पर क्या होना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है? तो ये हो जाएगा, देखिए इतना 2 4 6 और 1 7, यहां बन गया फ्री रेडिकल्स, है कि नहीं? तो एनोड पे बनते हैं फ्री रेडिकल्स, इस तरह से आपने देखा। ये ई का मतलब हो गया, है ना आसान? अब दूसरे पे आते हैं बेटा। दूसरा इसका नाम दिया गया है क्या? एल का मतलब। एल का मतलब यहां पे लाइट है। तीसरा नंबर क्या है? एल का मतलब लाइट, लाइट दिया गया है। लाइट वाली रिएक्शन कहां मिलेगी? हाँ, यह आपको जनरली ऐसे लिखा रहता है HNO, और सबसे अधिक यही आता भी है। तो कहीं पर भी अगर सैचुरेटेड कार्बन जैसे एल्केन है, ये भी आपको बेसिकली मिलता है, जैसे दिया गया आपको, कहां मिलेगा या? हाँ, ये भी मिलेगा आपको, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। मतलब सैचुरेटेड कार्बन पर जब कराओगे आप हैलोजिनेशन, तभी ये रिएक्शन वहां मिलेगी आपको। बहुत ज्यादा यूज में है, जैसे आपने अब याद होगा, पढ़ा होगा अपने, CH4 दिया होता है, Cl2 के साथ रख देते हो HNO के प्रेजेंस में, चाहे यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट लिखा रहेगा, चाहे यहाँ पे एक्सेस लिखा रहेगा, ये बन जाता है CH3Cl प्लस HCl। जो इनके बीच का बॉन्ड है वह टूटता है होमोलिसिस, जैसे Cl है यहाँ पे, ये Cl ऐसे दिया गया है इसमें। आपने इसको ब्रेक करना मैकेनिज्म में पढ़ेंगे इसको आप लोग, जब ऐसे करोगे आप, ये तो पता है कि इसके लास्ट के सेल में 2 4 6 और 7 है, 2 4 6 और एक बॉन्डिंग में 7 चला गया है। यह अपनी होमोलिसिस कराते हैं कैसे? इसका चला गया इसके पास, इसका चला गया इसके पास, ये हो गया Cl का इसके पास और एक इसके पास, तो 2 4 6 और एक 7 हो गया ये, ऐसे यहाँ पे 2 4 6 और एक 7 हो गया। ऐसे ऐसी होमोलिसिस आपको मिलेगी यहीं पे, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। एक बार इसका ब्रेक हो, फिर इसका ब्रेक होगा, मतलब ये भी आपको मिलेगा हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। चाहे एल्केन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो मिलेंगे, या जब हेलो एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे तो बनेंगे। यह HNO लिखा रहेगा, कोई भी लाइट लिख रहे हैं तो आप ऐसे रिएक्शन करा देना लाइट के प्रेजेंस में, तो यहां भी बनते हैं फ्री रेडिकल। देखो ऐसे CH का बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे यहां दिया गया है CH, क्या CH, हाँ इसमें CH3 वाले एक H ऐसे लिख दिया आपने, तो यहाँ भी ऐसे सेम चीज होगा। इसकी होगी होमोलिसिस कब? जब HNO होगा तब, इसका इसके पास चला जाए,
तो CH3 हो गया रेडिकल और H हो जाएगा रेडिकल ऐसे। तो यहाँ पर भी आपको मिलेंगे फ्री रेडिकल्स, यानी L का भी हो गया आपको। और इसे P दिया गया, P का मतलब यहाँ पेरोक्साइड से है, यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ पे P का मतलब है, ये थर्ड नंबर हो गया, 4 नंबर यहाँ लिख देते हैं। P का मतलब पेरोक्साइड, पेरोक्साइड वो भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब ये कौन सा है, बड़ा फेमस नाम भी है, अगर आपने सुना हो तो। जैसे ये तो कंफर्म समझ लो कि O और O के बीच सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को आप नाम देते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, याद आ रहा है कि नहीं? और इधर जब लगा होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ C6H5 ऐसे होता है, ऐसे C डबल बॉन्ड O C6H5, ये होता है बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड इसका नाम है, ठीक। और ये बेंजोइल पेरोक्साइड क्या नाम बोला इसका हमने, हाँ बेंजोइल पेरोक्साइड, अगर ये कहीं दिया होता है तो वहां पर भी बनते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये वाला फ्री रेडिकल्स कहाँ मिलेगा, ये रिएक्शन आपने जो पेरोक्साइड वाला फ्री रेडिकल है आप पढ़ोगे, हाँ खरैश इफेक्ट, क्या नाम उसका है, खरैश इफेक्ट ऐसे, तो वहां पर ये बनते हैं। खरैश इफेक्ट बोल सकते हो या इसको एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन बोलते हैं, एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन। जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr को जोड़ते हो, HBr को इसकी प्रेजेंस में, तो वहां पर भी बनते हैं फ्री रेडिकल्स। ये ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ही वहां बनाता है फ्री रेडिकल्स, ठीक। जब हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन्स की प्रॉपर्टी, ठीक, वो भी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr को जब जोड़ते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, तब ये रिएक्शन आपको मिलती है वहां पे। याद आ रहा है कि नहीं, याद आ रहा, चाहे उसे खरैश इफेक्ट बोलो चाहे एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन बोलो, या हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन पढ़े थे आप, वहां भी ये नाम आया था, याद आ रहा है कि नहीं? चलिए ठीक है, जब हम लोग उस चैप्टर को पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, तो मजा आए पढ़ने में। अभी यहाँ पे आप बस याद रखना कहाँ कहाँ बनते हैं फ्री रेडिकल्स, ये डिस्कस करें यहाँ पे हम लोग, समझ गए ना? तो यहाँ तक पहुंच गए, P तक हो गया, R पे आते हैं। और यहाँ पे R का मतलब है रेडिकल, देखिए ऐसे यहाँ लिखते हैं, दिखाते हैं लिख के। अब यहाँ पे हो चुका है कितने, 4 हो चुके हैं। ये 5वां पॉइंट देख लीजिए, रेडिकल की प्रेजेंस में। रेडिकल का मतलब रेडिकल दिया गया हो, रेडीमेड रेडिकल, बना बनाया रेडिकल दिया गया, बना बनाया रेडिकल, रेडिकल क्या बोला हमने, हाँ, तो रेडिकल दिया गया हो अगर यहाँ पे आपको बना बनाया, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, देखना, जैसे दिया गया हो, आपको दिया गया है CH3, ठीक है, यहाँ पे H दिया गया है, और यहाँ पे ऑलरेडी रेडिकल इस पे अटैक करने आ जाए। रेडिकल का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन दिखे अनपेयर्ड ऐसे है। अगर रेडीमेड समझ लो ना, रेडीमेड का मतलब बना बनाया, जैसे रेडीमेड शर्ट पहनते हो, रेडीमेड पैंट पहनते हो, है ना, तो बना बनाया रेडीमेड, मतलब ये हो गया। अब अगर यह अटैक करने आया है, तो जाहिर सी बात, जब ये खुद रेडिकल है तो रेडिकल की डिमांड करेगा। जब खुद रेडिकल है तो चाहेगा रेडिकल इसको मिले। रेडिकल कैसे हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड है, तो यह क्या करता है कि इनका इलेक्ट्रॉन इनके पास, मतलब होमोलिसिस, तो CH3 का इलेक्ट्रॉन CH3 के पास, यानी कि आप देख सकते हो यह है हाफ कर्व्ड एरो, मतलब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसके पास चलाया, एक इसके पास चलाया, CH3 रेडिकल हो गया, और H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ मिलकर बना लिया HCl, तो बन गया यहाँ पे फ्री रेडिकल। तो जब रेडीमेड रेडिकल दिया जाएगा तो भी बनेगा वहां पे फ्री रेडिकल्स, ठीक। और ऐसा कब होगा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं हेलोजिनेशन, जब हेलोजिनेशन आप एल्केन्स पढ़ते हैं तो फर्स्ट स्टेप में तो लाइट की वजह से बन गया रेडिकल, अब उसके बाद लाइट हटा भी दी जाए तो रेडिकल बन चुका है, तो रेडिकल अटैक करेगा, जब रेडिकल अटैक करेगा तो फिर चीज आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगी, जिससे आप बोलते हैं चेन प्रोपेगेशन स्टेप्स, आगे देखना अभी चल के, है कि नहीं? तो यह रेडिकल अगर अटैक करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, रेडिकल जब अटैक करेगा तो रेडिकल ही बनेगा, ठीक। अगर रेडीमेड रेडिकल है, अटैक करे तो रेडिकल ही बनाएगा, क्योंकि उसमें से रेडिकल अटैक करेगा, जब रेडिकल पाएगा तभी तो अलग होगा ना, इसलिए ऐसा होता है। खैर, अब आते हैं लास्ट वाले पे, क्या बेटा है, फ्री मेटल्स। यहां पे लिखते, थोड़ा जगह कम है, क्या लिखते हैं, कितने 6 हो गए ना, 5 हो गए। अब ये 6वां पॉइंट देखिए, ये लिखा है फ्री मेटल्स, फ्री मेटल्स। अब इसका मतलब क्या है, फ्री मेटल्स जैसे दिया गया हो यहाँ पे, क्या सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आपको याद है कि नहीं, वुड्स रिएक्शन,
याद करो, याद आ रहा कुछ? वुड्स रिएक्शन नहीं याद आ रहा है क्या? जब आप हेलो एल्केन्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, 2 मोल्स हेलो एल्केन्स लिए थे आप, सोडियम के साथ रख दिए थे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आज सोडियम के साथ रखे थे आप, सोडियम के साथ वुड्स रिएक्शन है ना, तो वहां भी बना था फ्री रेडिकल्स। या आप हेलो एल्केन से बना रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहां पर भी हेलो एल्केन को आपने मैग्नीशियम के साथ रखा था ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो वहां बना था ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वहां भी बना था फ्री रेडिकल्स। तो ऐसे कहीं भी फ्रैंकलिन रिएक्शन होगी या कहीं भी वह सभी रिएक्शंस जहां पे फ्री मेटल्स मतलब किसी से कंबाइंड न हो ऐसा मेटल अगर दिया गया है तो कंफर्म जान लो वहां बनेगा फ्री रेडिकल्स। ये सभी केसेस आपके सामने, 6 केसेस आपके सामने हैं, यही बनता है केवल फ्री रेडिकल्स। तो आप याद कर लें, हेल्प और फ्री मेटल्स अगर हैं तो वहां पे कंफर्म समझ जाना। अगर किसी एग्जाम में आपसे पूछ दे कि निम्न में से किस रिएक्शन में बनेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल, तो समझ तो खोजना आप इन 5-6 कंडीशन में से कोई कंडीशन है क्या, अगर नहीं है तो नहीं बनेगा, अगर है तो बनेगा। कौन कौन कंडीशन है? पहले तो हेल्प और फ्री मेटल। हेल्प में H का मतलब हीट, किसी रिएक्शन को हीट किया जा रहा हो 500 या इससे अधिक केल्विन पर, तो कंफर्म है कि वहां बनेगा फ्री रेडिकल, बॉन्ड की होगी होमोलिसिस। E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, E का मतलब क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिसिटी। यह पढ़ते हैं आप इलेक्ट्रोलाइसिस में, याद आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइसिस कहां पे? हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। ये कहां था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में था। वहां पे एनोड की रिएक्शन जब पढ़ते हैं आप, एनोड की रिएक्शन, तो वहां पर बनता है फ्री रेडिकल, ठीक। और L का मतलब लाइट, लाइट की प्रेजेंस। जब यहां पे क्या लाइट होगी, H लिखा रहेगा या कोई भी लाइट लिखे रहे वहां पे, समझ जाना वहां पे होने वाली है होमोलिसिस, चाहे विजिबल हो, चाहे इंफ्रा हो, चाहे या कुछ भी लिखा रहे, समझ जाना कि वहां पे होने वाली है होमोलिसिस और बनेगा फ्री रेडिकल्स। तो L का हो गया। और P का मतलब है पर ऑक्साइड, वो भी ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड कैसा? ऑर्गेनिक, जैसे बेंजोइल पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड मतलब पर ऑक्साइड बॉन्ड, ये दिया गया है तो वहां भी होने वाली है होमोलिसिस। ऐसा आप पढ़ते हैं क्रैश इफेक्ट या एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। जब आप अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HBr को जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पर ऑक्साइड, तब होती है वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक। अब इसके बाद क्या है? R है। R का मतलब रेडीमेड रेडिकल दिया गया, रेडिकल से ये तय कराओगे तो भी होनी होमोलिसिस, क्योंकि रेडिकल को चाहिए रेडिकल, रेडिकल चाहे रेडिकल, तो रेडिकल को मांगेगा रेडिकल, होमोलिसिस यहां पर रेडिकल बन जाएगा। या फिर दिया हो फ्री मेटल्स, फ्री मेटल्स से सोडियम हो वुड्स रिएक्शन वाला, याद आ रहा है? वुड्स रिएक्शन में चाहे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो फ्री मेटल भी कहीं होते हैं तो बनते हैं वहां फ्री क्या? हाँ, रेडिकल्स। ये बेटा 6 कंडीशन है, इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं है जहां कहीं बनते हैं फ्री रेडिकल्स। याद रहेगा ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। केवल यही 6 कंडीशन है जहां बनते हैं फ्री रेडिकल्स, इसको अच्छे से याद कर लो आप, फिर आप हर तरह के एग्जाम में पहचान जाओगे कब कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स। कोई डाउट है? बोलिए, कोई डाउट है तो बोलिए। फिलहाल इस लेक्चर में आपने पढ़ा फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, है ना, उसके शेप के बारे में और कब कब बनते हैं फ्री रेडिकल्स। लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। जो फ्री रेडिकल का नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर 2, उसमें पढ़ेंगे आप स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल्स। जितने तरह के होते हैं फ्री रेडिकल्स उन सब की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे वहां पे। शानदार लेक्चर भी होगा। बाय द वे, इस लेक्चर में इतना ही, जम के पढ़ें। ऑल द बेस्ट।